सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो रहता है लो प्लेटलेट काउंट, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा ये हम लोग पढ़ेंगे। हमारे कॉलेजेस में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो हम क्या दवाई दें, बस वो पपीते का बीज बस बता दिया जाता है और वो दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, किस तरह से इसका विचार करना चाहिए और क्या करने से रिजल्ट आता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं अपने आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। उनको प्रणाम करके मैं, क्योंकि उन्होंने ही सब सिखाया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, एक मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। थोड़ा विजुअल देख के फिर आपको समझ आएगा, ना तो मतलब कोई चीजें देख के ज्यादा याद रहती है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। जब लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है ब्लड में, अब वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया का बुखार हो गया, उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। और प्लेटलेट जो रहते हैं ना हमारे शरीर में, वह ये करते हैं, हमारा जो ब्लीडिंग जो है ना उसको रोकने का काम करते हैं। तो अभी हम थोड़ा ये पढ़ते हैं और फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद में जब आप लोगों के पास पेशेंट ऐसे आएंगे तो आप लोगों को ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोपेनिया ये एक तरह का प्लेटलेट जो रहते हैं वो शरीर में कम हो जाते हैं, तब ये हो जाता है। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होते हैं, और बाकी फिर सीरम होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जो ह्यूमन प्लेटलेट काउंट जो है वह अगर हम लोग देखें तो पर माइक्रोलीटर जो ब्लड है, पर माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इस रेंज में रहता है। हम लोगों ने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स अगर देखा तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इतना प्लेटलेट होना चाहिए। तो इसमें 50,000 पर माइक्रोलीटर से अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये मॉडर्न डॉक्टर्स ने नाम दिया है। अगर प्लेटलेट कम हो जाए, प्लेटलेट का काम क्या है शरीर में, हमें कहीं पर भी कट जाए छिल जाए तो वो क्या करता है कि क्लॉटिंग फैक्टर में प्लेटलेट की जरूरत होती है, वो जल्दी हील करने लगता है। तो अगर ये प्लेटलेट ही कम हो जाए तो फिर क्या होता है कि फोर आर्म्स में या कहीं पर भी ब्रूशिंग होता है, खून खून जमा होने लगता है। वो मतलब स्किन को फाड़ के और आके अंदर ही अंदर स्किन के अंदर ही जमा होने लगता है। फिर पिटैचे होता है, पिन पॉइंट हिमोरेजेस स्किन में आने लगते हैं, है ना। और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में भी ऐसे जो साइड में आप लोग को दिख रहा है वैसे पैचेस पैचेस आने लगते हैं, रेड रेड, नाक से खून आने लगता है। ये मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को एक व्याधि जो आयुर्वेद में बहुत फेमस है उस व्याधि की तरफ इंडिकेट कर रहा है, आप लोग खुद ही बताएंगे। ये डायग्राम देख के आप लोग को लग रहा होगा कौन सी व्याधि है। इसमें ब्लीडिंग गम्स भी होता है, नाक से भी खून आता है, पेनलेस और पिन पॉइंट पिटैचे होता है सब जगह पूरा शरीर में, बुखार भी आता है, फटीग होता है, जनरल वीकनेस होता है, मुंह में भी खून भर जाता है कहीं पर भी कट के। और इसका कारण क्या है कि विटामिन बी 12
और फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी अगर शरीर में होता है तो उसके वजह से प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है प्लेटलेट का। या ल्यूकेमिया हो गया, मतलब अगर बहुत ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं तो वो ब्लड कैंसर होता है। या फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, उसके वजह से ये प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। या थ्रम्बोपोइटिन सिस्टम जो है, जो लीवर में होता है, वो हमारे शरीर में प्लेटलेट बनाता है। तो थ्रोम्बोपोइटिन सिस्टम अगर कमजोर हो गया या वहां की धात्वग्नि मंद हो गई तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है प्लेटलेट का वो कम हो जाएगा, और वो ज्यादातर लीवर फेलियर जब हो जाता है तब ये होता है। फिर सेप्सिस हो गया, मतलब बॉडी में न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा बढ़ गए और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। उसके वजह से भी, जैसे डेंगू फीवर में बहुत ज्यादा डेंगू के मच्छर ने काटा और उसका विष का आघात हुआ और शरीर में वो हो गया, तो फिर प्लेटलेट का कम हो जाता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन हो गया। कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारा, जब ये कोरोना वायरस का अटैक हुआ था शरीर में, तो लो प्लेटलेट वाले बहुत सारे पेशेंट मिल रहे थे। तो और डेंगू फीवर फीवर में तो होता ही होता है। तो कोविड 19 जब आया ना, तो ये बहुत सारी बीमारियां ऐसे बढ़ने लगी। उसी तरह से डिस्ट्रक्शन का स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए बहुत सारे कारण मॉडर्न डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा नाम का एक बीमारी है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक पेनिक पुरपुरा, फिर हिमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उस वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं। पैरोजिक्सिमल नॉक्टर्नल हिमोग्लोबिनूरिया, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, या एसएलई डिजीज जो होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज है। या पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पुरपुरा, मतलब अगर किसी और का रक्त आपके शरीर में ट्रांसफ्यूजन किया गया और उसके वजह से ऐसा तकलीफ हो रही है, वो भी हो सकता है। या फिर छोटे बच्चों में नियोनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करके बीमारी है, उसमें होता है। या स्प्लिनिक सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यू टू हाइपरस्प्लेनिज्म, मतलब स्प्लिन का आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और स्प्लिन में प्लेटलेट जो है उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। प्लेटलेट का अगर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा स्प्लिन में तो शरीर में प्लेटलेट कम हो जाएंगे। या फिर HIV एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो एड्स का वायरस जो है, HIV, वो शरीर के नॉर्मल सेल्स को मारने लगता है और प्लेटलेट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा फाइट करते हैं वो सब वायरस से। तो फिर जब फाइट करते हैं कमजोर पड़ते हैं तो उसके वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। तो इसमें और कोई मेडिसिन अगर शरीर में गया एलोपैथी का, उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। अभी क्या है कि आयुर्वेद के भी कुछ कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी ने महामंजिष्ठादि क्वाथ बहुत ज्यादा मात्रा में दिया, कंटिन्यू और ज्यादा डोज में भी दिया, तो उसके वजह से भी लो प्लेटलेट का प्रॉब्लम हो जाता है। या डायरेक्ट माइलो सप्रेशन किया, या फिर वेल्पोरिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया गया ज्यादा टाइम के लिए, या फिर मिथोट्रेक्सेट जो है वो ज्यादा दिया गया, तो उसकी वजह से जो ये जो होता है ना, अ, आम बात की प्रॉब्लम, उसमें मिथोट्रेक्सेट दिया जाता है, वो पेन किलर की तरह रहता है, उसका साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। फिर कार्बोप्लेटिन नाम का ड्रग अगर चला है, इंटरफेरॉन चला है, आइसोटेरिटियोनिन, उसकी वजह से हो सकता है। या पैनोबिश पैनोबिनोस्टैट करके जो है उसकी वजह से हो सकता है। या केमोथेरेपी दिया गया, शरीर में जो कैंसर को मारने के लिए केमोथेरेपी ड्रग्स दिया जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर H2 ब्लॉकर्स, या फिर प्रोटोन पंप इनिबिटर जो बीपी की दवाइयां हैं, उसको अगर बहुत ज्यादा दिया गया और बॉडी को सूट नहीं कर रहा है तो उसके वजह से भी हो सकता है। उसी तरह से स्नेक बाइट, सांप ने काटा, उसकी वजह से हो सकता है। जो ज्यादातर वाइपर्स रहते हैं, पित्त प्रकोपक जो रहते हैं, राजीमन, और उसके वजह से ये हो सकता है। तीन तरह के सांप काटते हैं ना, एक दर्विकर होते हैं, एक राजीमन होते हैं। तो अगर पित्त प्रकोपक जो सांप होते हैं उनका अगर सांप ने काटा तो ये हो सकता है। या फिर तेल मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मॉडर्न डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि ऑयली चीजें खाए, स्पाइसी खाया, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो इसके लिए हमें CBC जब कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हमें पता चलता है कि प्लेटलेट
और हर डॉक्टर कराते ही कराते हैं, वो कंपलसरी होता है, प्रोटोकॉल ही होता है कि कोई भी पेशेंट को अगर फीवर भी आ गया और वो एडमिट है तो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो फिर वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डायग्नोस होता है। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, एलएफटी, उसमें भी पता चलता है। रीनल फंक्शन टेस्ट, विटामिन बी 12 का लेवल देखा जाता है, फॉलिक एसिड लेवल देखा जाता है, ईएसआर देखा जाता है। ईएसआर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये हो सकता है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की वजह से हो सकता है। बोन मैरो का बायोप्सी अगर हुआ है तो हो सकता है। तो हमें आप लोग, अभी मैंने अपना बता दिया, अब आप लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताइए कि आपको ये कौन सी व्याधि लग रही है। डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ उससे आप लोगों को कुछ हिंट मिला कि कौन सी व्याधि है? फोटो देखने से भी मिला क्या? हाँ, ये हाँ अहीर जी जी। सर, गुड इवनिंग सर। कोई और बोल हाँ, रहा है तो बोले प्लीज। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के तो काफी पेशेंट्स आते हैं, खास करके जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट कम रहता है और आते भी हैं तो कई बार बस उस वजह से आते हैं। कई बार ऐसा लोग के शरीर में क्या होता है ना, कहीं भी हल्की सी भी चोट लगती है तो भी जैसे ब्रूजेस बनते हैं, उस तरह के उनके शरीर में दाग बन जाते हैं और नॉर्मली वीकनेस वगैरह रहती है। जो लॉन्ग टर्म में मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह का लंबा हेतु मिला है। या हम अपने आयुर्वेद के कंसेप्ट में कहें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जहां पर भी रक्त की अशुद्धि होगी तो वहां पर होगा। तो अगर उसमें दिवासन को अगर मैं सर काउंट करूं तो दिवासन में रक्त दुष्ट का सुश्रुत में बोला कारण होता है। कफ का तो प्रकोप करता ही है, मतलब कफ दुष्टि और रक्त दुष्टि दोनों कारण होता है और भी बहुत सारे मिलते हैं, मतलब ग्रहणी विकृति सर पाई जाती है सर। जी सर, थैंक यू सर। जो हम लोग देखते हैं आजकल ज्यादातर कि फीवर आया है, और फिर फीवर के बाद डेंगू फीवर आया, चिकनगुनिया हो गया, फिर कोरोना वायरस की वजह से, तो आगंतुक ज्वर है। तो हम लोग जब निदानार्थ कर रोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ा है हमने? ज्वर से कौन सा व्याधि होता है? तो रक्तपित्त। तो ये रक्तपित्त है। तो इसमें दो तरह की व्याधियां आयुर्वेद की दिखती हैं, या तो रक्तपित्त दिखेगा या वात रक्त के दिखेंगे। अगर पैरों की उंगलियों में अगर हो रहा है तो मॉडर्न का सब डायग्नोसिस रखना है साइड में, लेकिन हमें आयुर्वेद का देखना है। तो ज्वर से रक्तपित्त होता है, अगर हीट नहीं निकला बॉडी में, स्वेद प्रवृत्ति नहीं हुई और वो अंदर अंदर पित्त संचित रह गया, और आमावस्था तो है ही, तो ये पूरे रक्तपित्त हो जाते हैं। अभी आप देखिए साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लीडिंग इज मैनिफेस्टेड इन सेवरल वेज। ब्लीडिंग सबसे पहले बताया इन्होंने। तो क्या बताया? इक्केमोसिस मतलब ब्रूशिंग, और स्किन के अंदर वो जम जाता है। पिटैचिया कैन बी प्रेजेंटिंग साइंस इचलेस रैश, मतलब बिना खुजली का रैश होता है, खून जमा होता है, ब्लीडिंग होता है। एपिस्टेसिस मतलब नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, कहीं से भी। हिमोप्टेसिस, हेमेटेमेसिस मतलब रक्त छर्दी होगा। मलीना होगा मतलब जो ब्लड आएगा, जो स्टूल आएगा उसमें ब्लड मिक्स होगा, और वो काला भी हो सकता है, फ्रेश ब्लड भी आ सकता है। मलीना जो होता है वो ज्यादातर पेट में इंटरनल ब्लीडिंग होके जो आ रहा है वो काला टाइप, और ऐसा लगता है कि ब्लड है जमा है। हिमेचुरिया मतलब खून वाला जो सरक्त मूत्र प्रवृत्ति, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त और तीरक रक्तपित्त ऐसे दिख रहा है। या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग और ऊजिंग अराउंड वुंड्स एंड वेस्कुलर एसेस लाइंस, ये सारी चीजें दिखती हैं। ऊजिंग होता है, वुंड के चारों ओर होता है। ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होता है, बंद नहीं होता है। जब हम रक्त पित्त देखते हैं, ऊर्ध्व अधो रक्त मतलब तिर्यक, तो पूरा परफेक्टली इसमें बैठता है। तो अगर अब इसमें चिकित्सा भी देखिए, मॉडर्न डॉक्टर क्या चिकित्सा देते हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा आयुर्वेद का भी देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ना, उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है, रितोजिक मैप करके दवाई दिया जाता है, इंट्रावेनस एंटी डी हीमोग्लोबुलिन दिया जाता है, थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स दिया जाता है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, स्प्लीनेक्टॉमी किया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन सब ज्यादा स्प्लीन में हो रहा है, तो उसको ही निकाल दो तो वो एक तरह से बुचर खाना है, कसाई घर है, वो निकाल दिया जाता है। या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ज्यादातर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है। यहाँ पर तनिका मैडम है, तनिका मैडम के हस्बैंड को हो गया था। तनिका मैडम शायद नहीं है।
तनिका मैडम ने पूछा था कि उनके हस्बैंड को यही हो गया था, डेंगू फीवर हो गया था और प्लेटलेट बहुत कम हो गए थे, बहुत कम। तो अगर वो बहुत कम हो जाएगा तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ना आम पाचक दे दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, रस पाचक दीजिए, और आप ना बाद में पहले ये देने के बाद लौह कल्प दे दीजिए, जिससे एचपी लेवल अच्छा हो जाएगा। एचपी लेवल बढ़ेगा तो रक्त बढ़ेगा, तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाएगा। उन्होंने रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, इतना ही 3 दवाई दिया, तो उससे ही उनका दीपन पाचन हुआ और प्लेटलेट बढ़ गया। दूसरे दिन ही 24 घंटे में ही इतना अच्छा फायदा हो गया कि प्लेटलेट अपने आप बढ़ गया, मतलब स्त्रोतोरोध था वहां पे। तो अभी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, सब रक्त पित्त, रक्त की दृष्टि से ये हो रहे हैं। तो इसमें पेशेंट जो होता है एक दिन में नहीं होता है, उसका शरीर जो रहता है वो पहले से दूषित हुआ रहता है। मतलब पेशेंट ने बहुत दिनों तक उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, विदाही, द्रव, अम्ल, क्षारयुक्त पदार्थों का सेवन बहुत दिनों से किया हुआ रहता है। तो ये रक्त पित्त का मुख्य कारण बताए। धूप में से घूमना, आतप सेवा, अग्नि सेवा, शरद ऋतु में भी ये नॉर्मली होता है। फिर खाने में शरद ऋतु में पित्त प्रकोपक टाइम है, उसमें उड़ीद का सेवन, कुल्थी का सेवन, दही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, दधी मस्तू खा रहे हैं, क्षार का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, और खट्टा तक्र पी रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें पानी नहीं मिला है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे मांस खा रहे हैं, जैसे सुअर का मांस खा रहे हैं, भैंसे का मांस खा रहे हैं, बकरी का मांस खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इतना ज्यादा उसमें ग्रेवी डाले और तीखा है। कुछ जैसे मछली खा रहे हैं, सूखा मांस खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मूली खा रहे हैं, सरसों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, फिर पुदीना बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, करंज खा रहे हैं, जो शिगरू है सहजन वो ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, सूरन बहुत ज्यादा मसाले वाला खा रहे हैं, फिर धनिया बहुत खा रहे हैं, अलग अलग तरह के मद्य पी रहे हैं पेशेंट, खट्टा बेर वगैरह खा रहे हैं। तो ये, और या फिर विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, उससे भी स्त्रोत होता है, रक्त पित्त होता है। उसी तरह से दूध प्रधान अन्न का सेवन बार बार खा रहे हैं, और उसमें दूध के साथ ना जो विरुद्ध है नमक, वो उसका सेवन कर रहे हैं। सरसों के तेल में कबूतर के मांस का सेवन कर रहे हैं। अम्ल द्रव्यों के साथ दूध पी रहे हैं, कुछ खट्टा चीज ले लिया उसके बाद दूध तुरंत पी लिया। तो इसके वजह से रक्त दुष्टि होती है और रक्त पित्त का निर्माण होता है। अभी किसी ने पूछा जमदग्नि सर से कि दूध में हमको दूध के साथ च्यवनप्राश लेना चाहिए क्या? तो सर ने कहा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि च्यवनप्राश आंवले से बनता है, वो खट्टा होता है। भले वो आंवला रसायन है, लेकिन उसका नियम क्या है च्यवनप्राश खाने का, कि पहले आप सुबह उठे, ब्रश करें, और ब्राह्म मुहूर्त में रसायन काल में च्यवनप्राश खा लें। और वो भी मैक्सिमम 50 ग्राम तक बोला है, 1 तोला तक बोला है। उतना खाने के बाद 40-50 ग्राम खा लिया, फिर 9-10 बजे तक कुछ नहीं खाना हाँ है। नमस्कार। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? प्लीज म्यूट रखिए, गंगवार सर म्यूट रखिए। तो च्यवनप्राश खाने के बाद जब 9-10 बजे भूख लगे और उसके बाद फिर तब दूध पिए तो वो ज्यादा साथ में रहता है। और दूध पी रहे हैं ना, तो ये पूछा गया सर से कि कब दूध पीना चाहिए। तो दूध पी रहे हैं उसके 3 घंटा पहले और 3 घंटा बाद में कुछ अन्न का सेवन ना करें, तो दूध का रसायन का गुण प्राप्त होता है। जो लोग रात को खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, तो वो विरुद्ध है। खाना खाने के तुरंत बाद या 1 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे का गैप होना चाहिए तभी दूध पीना चाहिए। अगर वो पी रहे हैं तो रक्तपित्त और ये विरुद्ध अन्न ये सबसे हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर विरुद्ध अन्न खा रहे हैं और रक्त पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, उष्ण तीक्ष्ण गुणों से पित्त का प्रकोप होता है, पूरे धातुओं में स्वेदन होता है, रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृत प्लीहा में भी दुष्टि होती है। और अगर द्रव अभिसंधि पदार्थ आम समान गुणों से रक्त व स्रोतस अवरुद्ध हो जाता है, रक्त दुष्टि अधिक होती है। और जब दूसरे जगह उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा खा रहे हैं, विदाई अन्न वगैरह खा रहे हैं, तो पूरे शरीर में धातुओं का स्वेदन होता है और पूरा शरीर में द्रवांश बाहर निकलता है, उसमें स्नेह भी निकलता है, पित्त का प्रमाण बढ़ता है, बढ़ा हुआ पित्त रक्त में घुल जाता है। इससे क्वांटिटी में रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रयशी संबंध है। तो इससे क्या होगा कि संसर्गत संयोगा दूषणा धातु समान गंध वर्ण हो, मतलब रक्त और पित्त जो है एक जैसे दोष दूष्य एक जैसे संयोग होने से, दूषण करने से समान गंध और वर्ण की प्राप्ति होती है। और रक्त में पित्त मिल जाता है, पित्त में रक्त मिल जाता है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी जब मिल जाती है प्रयागराज में, तो
वो पानी अलग अलग होता है, लेकिन वो बाद में आगे जाके प्रयागराज से आगे एक ही हो जाता है। वैसे रक्त पित्त में क्वांटिटी से और क्वालिटी से दोनों एक ही हो जाते हैं। तो जो रक्त के गुण है वो पित्त में मिलते हैं और पित्त के गुण रक्त में मिल जाते हैं। और वो इतना उष्ण तीक्ष्ण होता है कि रक्त वाहिनियों में जाके फूट जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है। या तो ऊर्ध्व साइड से निकलेगा, जैसे मुख नाक कान ये सब से निकलेगा तो वो ऊर्ध्व रक्तपित्त हो गया, या नीचे के भाग से निकलेगा जैसे गुद द्वार, योनि द्वार, मूत्र द्वार। तो मूत्र द्वार से निकलेगा तो हिमैचुरिया होगा, मतलब खून के साथ मूत्र आएगा। या फिर अगर पुरुष के साथ आ रहा है तो ब्लीडिंग पाइल्स की तरह आएगा, या मलीना आएगा। और मलीना मतलब पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हुए है और मल त्याग के बाद काला सा कुछ निकल रहा है। या और जो फ्रेश ब्लड आ रहा है वो पाइल्स से भी हो सकता है, रक्तजर्श ऐसा हो सकता है, या वो आ ही रहा है रक्तातिसार भी हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और योनि मार्ग से आएगा तो हैवी मेंसेस जो मेटोरेजिया मेनोरेजिया जो बोलते हैं वो हो सकता है। तो इसमें हमें चिकित्सा क्या करनी है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है उसमें शॉर्टकट ट्रीटमेंट तो यह है कि रक्त पाचक दे दें और रस पाचक दे दें। उसके साथ में हम क्या चिकित्सा देते हैं? तो हम लोग पहले तो इसमें हेतु देखते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम केस टेकिंग करते हैं। आगंतुक कारण है, ठीक है, ज्वर हो गया, डेंगू फीवर हो गया, उसमें हम अगध द्रव्य देंगे, त्रिभुवन कीर्ति देंगे, ज्वर का हम करेंगे। लेकिन साथ में हम हेतु देखेंगे, दोष गति देखेंगे, अनुबंध दोष देखेंगे, रोगी का बलाबल देखेंगे, व्याधि का बलाबल देखेंगे, देश काल और रोगावस्था का सम्यक विचार करके सबसे पहले लंघन कराएंगे। कोई भी व्याधि में लंघन कराना सबसे जरूरी होता है। फिर शोधन और शमन, इसमें क्या करना है? पेशेंट दुर्बल है तो हम शमन देंगे, पेशेंट बलवान है तो शोधन देंगे। व्याधि संतर्पणोत्थ है कि अपतर्पणोत्थ है? अगर संतर्पणोत्थ है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाई गई हैं जो पच नहीं रहा था और हैवी चीजें खाई गई हैं, और उसमें रक्त और पित्त को दुष्टि करने वाले भी हेतु हैं, तो हम लोग दोष और रोगी को बलवान देख के शोधन का उपक्रम करेंगे। और वो भी विरुद्ध मार्ग से शोधन करना है, डायरेक्ट सीधा नहीं करना है। जैसे ऊर्ध्व रक्त पित्त है, ऊपर से खून आ रहा है तो हम विरेचन देंगे, अगर नीचे के मार्ग से आ रहे हैं तो वमन देंगे। ये सबसे पहले जरूरी है विरुद्ध गति से। और ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम विरेचन के लिए क्या दे सकते हैं? तो आरगवद, आमलकी, हरित की, निशोत्तर, द्राक्षा, यष्टि मधु, कुटकी। अधोग रक्तपित्त है, नीचे से आ रहे हैं तो हम क्या देंगे? तो वमन कराएंगे, उसमें मदन फल, यष्टि मधु, वचा, दूध, शहद, इनका प्रयोग वमन के लिए करेंगे। और दूसरा क्या है कि शरीर धातु जो रक्त है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बाहर निकलता है। तो उसमें पहले तो स्तंभन नहीं करना है, पहले नहीं रोकना है। अगर रोक दिया तो क्या होगा? गलग्राम, पुतिनस्य, मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा दोष, आनाहा, मूत्रकृच, किलास, अर्श, कुष्ठ, विसर्प, वर्ण हानि, भगंदर जैसे रोग हो सकते हैं। इंद्रिय और बुद्धि का उपरोध भी हो सकता है। तो इसलिए पहले शुरुआत में उपेक्षा करनी है, थोड़ा खून निकल जाए उसके बाद। और वो भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही निकलना चाहिए। दूषित रक्त निकल जाएगा तो नहीं तो फिर बाद में जीव रक्त आने लगेगा, फ्रेश ब्लड आने लगेगा। हमें जीव रक्त तक रुकना नहीं है कि वो बह रहा है, नहीं तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। उपेक्षा भी थोड़ी देर टाइम के लिए करनी है। फिर शोधन होने के बाद चमन के लिए हम तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय, शीत वीर्यात्मक और स्तंभक औषधियों का प्रयोग करते हैं। वातानुबंध है तो मधुर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और रक्त पित्त में फल रसों का तर्पण करना, पित्त का भी शमन करेगा और तर्पण भी करेगा, उसका प्रयोग करते हैं। तर्पण के लिए हम खजूर का प्रयोग करते हैं, मुनक्का, यष्टि मधु, परुषक, फालसा, इनका शरबत बना के, इनका मतलब पानी में ऐसे घोल के अच्छे से बना के और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके देना चाहिए। तो वो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम करते हैं, ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको रोक देते हैं। जैसे दाड़िम और आमलकी से सिद्ध तर्पण का भी प्रयोग करते हैं। अधोग में मुद्ग, मसूर और चना, इससे तैयार की हुई पेया का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखें चरक संहिता की पूरी रचना देखें तो उसमें क्या बताया? उसमें चिकित्सा स्थान बाद में बताया है, उसमें पहले भेषज चतुष्क बताया है चरक संहिता में। और जब अपामार्ग तंडुल्य अध्याय बताते हैं, आरगवद्य अध्याय बताते हैं, तो आरगवद्य अध्याय में आप देखिएगा बहुत सारा मतलब ये उद्वर्तन वगैरह के बता रहे हैं। लेकिन अपामार्ग तंडुल्य में जब वो पंचकर्म बता देते हैं उसके बाद में बहुत सारा विलेपी और यवागु और पेया ऐसी कल्पना बताएं। तो यवागु कल्पनाएं बहुत सारी बताई हैं उन्होंने। वो क्यों बताई है उन्होंने ये वागु कल्पना? कि वो पहले आहार से ही, क्योंकि आहार जो आहार द्रव्य है वो रस से काम करते हैं,
औषधि द्रव्य वीर्य से काम करते हैं। तो हम आहार में ही ऐसा कुछ मेडिसिन डाल के दें, सिद्ध औषधियां डाल के दें खाने में ही। तो जब यवागु बनाएंगे या मंड बनाएंगे, पेया बनाएंगे, उसमें ही हम द्रव्य दें कि पेशेंट ठीक हो जाए। पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि जब गांव में बड़ा सा तसला लेते थे, अल्युमिनियम का या स्टील का या मिट्टी का, जो बड़ा मटका होता है, उसमें चावल पकाया जाता था। और जो घर की जो बड़ी जो बना रही है, खाना बना रही है ना, ज्वाइंट फैमिली होता था, तो पहले वो चावल से पका के और पूरा माड़ जो है मंड वो निकाल देती थी और सबको एक एक गिलास दिया जाता था। पहले वही ब्रेकफास्ट होता था। आजकल तो चाय पिया जाता है, वो गलत है। अंग्रेजों ने चाय जो है ना बेचने के लिए, वो फ्री में पहले चाय बेचने के लिए दे दिया कि दे दिया, बेचने के लिए नहीं, पीने के लिए कि चाय पियो चाय पियो। तो लोगों को आदत हो गई कि चाय पीने के बिना मन ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में 200-300 साल पहले ये जो मंड कल्पना दिया जाता था, तो इससे क्या होता था कि वो पीने के बाद इतना अच्छा मूत्र प्रवृत्ति होता है, मल प्रवृत्ति अच्छे से होता है, भूख लगता है, शुद्ध प्रवृत्ति इतना अच्छा करता है, स्त्रोतस को शुद्ध करता है। तो मंड कल्पना देख के मतलब रक्त पित्त भी, अगर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सबसे पहले यही चिकित्सा है कि हमें यवागु या मंड देना है औषधि डाल के। तो उसमें मुस्तादी गण है या फिर षडंग पानी है या शुंठी है, त्रिकटु है, ऐसे डाल के और पेशेंट का भूख बढ़ाना है, लंघन कराना है। उसके बाद शमन चिकित्सा देना है, तो उसमें हम लोग मधुर रस के खजूर खजूर आदि मंत्र दे दिया, फिर मनुक्का दे दिया, यष्टि मधु दे दिया। और हम क्या देते हैं, तो नाग केसर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की सबसे अच्छी दवाई है। उसी तरह से उशीर है, चंदन है, हल्दी है, दारू हल्दी है, यष्टि मधु है, मुस्ता है, मंजिष्टा है, पद्मकाष्ठ है, मौक्तिक पिष्टि है, फिर गैरिक है, प्रवाल है। ऐसे शीत वीर्यात्मक, तिक्त रसात्मक और पित्त शामक औषधियों का प्रयोग करते हैं। कषाय रस के भी द्रव्य जब रक्त स्तंभन के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जब पेशेंट है, प्लेटलेट बढ़ाना है, तो सबसे पहले दीपन पाचन लंघन ये करा के, आम का पचन करा के, फिर हम लोग इसमें बड़ है, उदुम्बर है, कपूर है, कांचनार है, इनके वृक्षों की छाल दे सकते हैं जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। मोचरस दे सकते हैं। आम का जो बीज है, मैंगो का बीज को कूट के सुखा के और उसकी मज्जा चूर्ण के रूप में दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पद्म का आदि गण जो है उसका सिद्ध तेल लगाने के लिए दें और उसको पीने के लिए भी दें दूध में, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें हमें वास्तुक शाक देने के लिए बोला है। इसी तरह से तितर का मांस जो है वो थोड़ा सा देना है। तितर मांस को उदुम्बर के स्वरस के साथ देने से वो वात का शमन करता है, क्योंकि जैसे अधोग रक्त पित्त है वहां पे वायु का स्थान, वायु बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वहां पे तितर का मांस रस को उदुम्बर के स्वरस के साथ देना है, क्योंकि वो गर्म होता है बहुत ज्यादा तितर का मांस, और उदुम्बर जो होता है वो शीत विरम उसको बैलेंस करता है। इसी तरह से अगर वो कंठ में जम गया है, ब्लीडिंग होने के बाद कंठ में वो क्लॉट जम गया है, तो वहां पे जो पारावत विष्टा होती है, मतलब कबूतर के जो विष्टा होता है, मल होता है, उसको शहद के साथ चटाने से वो पूरी शार्य का काम करता है और उसको क्लीन कर देता है। इसी तरह से हमें प्रवाल पिष्टि है, उशिरासव है, चंदनासव है, प्रवाल भस्म है, चंद्रकला रस है, गोक्षुरादि गुकुल है, गैरिक भस्म है, कामदुदा है। इन सब का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो यह जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो रक्त पित्त ही है वह ठीक हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर वीना मैडम, आपने लो प्लेटलेट के पेशेंट देखे हैं? सर प्रणाम। हाँ, सर प्रणाम। प्रणाम सर। जी अब सर। बीना मैडम बोलेंगे? वीना मैडम आप प्लीज बोलेंगे। आप बोलिए सर, हाँ बीना अभी पहले बाद में बोलिए। मैडम आप बोल दीजिए, उसके बाद में बोलूंगा, बोल दीजिए सर प्लीज। सुवर्ण गैरिक बहुत अच्छा काम करता है। स्वादुस्निग्धम हिमम नेत्रम कषाय रक्तपित्तनु हिद्मावमी विषघ्नम च रक्तघ्नम स्वर्ण गैरिकम। स्वर्ण गैरिक बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद वासा वासा बहुत अच्छा मैं यूज करती हूँ, क्यों वासा हमारे यहाँ ताजा मिलता है, तो मगर उसका स्वरस पीने को लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत कड़वा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, गैरी सुवर्ण गैरी को ही मैं वासा की भावना देख के रखती हूँ। वो सुवर्ण गैरी के गोलियां बना के रखती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा उपयोग होता है। और उसके साथ
अनंता है, सारिवा है, अनंता संग्राहक दीपनी रक्तपित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठ ऐसा बोल दिया है। तो सारिवा का भी रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है यहाँ पे। जी। अभी क्या है ना कि अगर नाक से खून आ रहा है हाँ स्थानिक, तो हाँ हमें हाँ विरेचन करना है, बाद में शमन देना है। नस से हाँ देना हाँ है फिर दुर्वा स्वरस, पद्म हाँ कादि गण, दुर्वा स्वरस, शर्करा जल, चीनी में पानी घोल के, और या फिर बर्फ, बर्फ का पानी से नस से दें, तो नाक से जो खून आ रहा है तुरंत बंद होता है। माथे पे बर्फ रखें, उससे भी कम होता है। बासा जो है, अगर बासा का जो पंचांग है उसका क्वाथ दे दें, तो नासागत रक्तपित्त जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से वो ठीक हो जाता है। फुफ्फुस में है तो लाक्षा चूर्ण, गोदंती पिष्टी, शतशीर्ण की जो चिकित्सा है उसमें सर्पी गुड़ वगैरह बताए वो देते हैं। और उल्टी में अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग पद्मकादि तेल को 2 चम्मच पीने के लिए देते हैं। मुस्ता सिद्ध जल देते हैं। बासा अवलेह का प्रयोग करते हैं। सुशेखर रस, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी ये देते हैं। कामदुधा रस, तो उल्टी में जो खून आ रहा है वो बंद हो जाता है, जहां शमन देना है वहां पे। और मूत्र का नेत्र में ज्यादा है रेडनेस तो। हाँ, तो पहले तो हम ये करेंगे, उपेक्षा करेंगे, थोड़ा रक्त निकल जाए फिर बाद में चिकित्सा करना। अच्छा मूत्रगत अगर है तो गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रकला रस, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, मौक्तिक, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत ये देते हैं। और योनिगत है तो बोल परपटी, बोलबद रस, उत्तर बस्ती देते हैं। चंदन मला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। तिक्तक शीर बस्ती जो है, यह सबसे मतलब व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा है। तिक्तक शीर बस्ती या गुडुची सत्व हम देते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी, गुडुची सत्व, पपीते के बीज का या पपीते के पत्ते का रस अगर दे दिया जाए तो प्लेटलेट तुरंत बढ़ता है। और तनिका मैडम के हस्बैंड का जो केस था उसमें उन्होंने केवल रक्त पाचक, रस पाचक और आम पाचक, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी उनको, तो रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक इतना दे दिया ना, एक दिन में प्लेटलेट जो स्त्रोतोरोध था वो पूरी तरह से बढ़ गया। वहां पे अग्नि को बढ़ा दिया और अपने आप रास्ता खोल दिया पाचक से, मतलब आम का पचन करने से। इतना जल्दी फायदा हुआ ना, आप पूछेगा, अभी तनिका मैडम आएंगी तो पूछेगा। तो ये सारी चिकित्सा है। और खाना पीना जो है वह सबसे जरूरी है। 100 परहेज और एक खाना पीना, मतलब आहार और विहार। तो एक तो जीर्ण शाली जो रहता है वो देना है। मुदगा मसूर का यूज देना है। मंड देना है। पटोल देना है, दाड़िम देना है। आमलकी, गाय का दूध, नवनीत, और शुंठी छोड़ के, शुंठी के बदले में गुड़ूची डाल के षडंग पानी है। शुंठी थोड़ा उष्ण होता है। और पारावत मांस, जो कबूतर का मांस होता है वो देना बहुत अच्छा रहता है। व्यायाम को त्याग करना है। वेग विधारण को नहीं करना है। धूप में नहीं घूमना है। संक्रमण नहीं करना है। धूम्रपान नहीं करना है। अल्कोहल नहीं लेना है। मैथुन नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है। जब पित्त कर आहार विहार को बंद कर देना है। और जो एंटीबायोटिक्स भी चल रहे हैं, जिससे पित्त हो रहा है बहुत ज्यादा, हीट हो रहा है, वो भी बंद कर देना है। तो ये सब जब हम करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो आप टीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। नमस्कार तो सर। वासाग्रुत भी मैं यूज करती हूँ, वासाग्रुत भी। हाँ, सही बताया, बासा, दुर्वा, ये दुर्वा। सब नमक, हाँ ये सब अच्छा है। चंदन है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। सर हमारे यहाँ ना पंजाब में इसका पपीते के जो पत्ते हैं उसका रस और बकरी का दूध ये बहुत ज्यादा काम करता है जी, और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है जी यहाँ पर। सर, हाँ ये लो यहाँ पर प्लेटलेट। बकरी का दूध एक एक छोटा जो कप। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए सर। 100 रुपये में बिक रहा था जी। यहाँ पर वैसे बकरियां कम रखते हैं, गुजर लोग ही रखते हैं। तो वो एक एक जो छोटा डिस्पोजेबल चाय का कप नहीं होता, वो 100 रुपये में बिकता है जी। जब ऐसा जो कब सीन आता है ना, जब ऐसा अभी मौसम आने वाला है तो बहुत ही महंगा बिकता है जी बकरी का दूध। और दूसरा है ना कि जब लो प्लेटलेट काउंट होता है तो हम लोग प्लेटलेट 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 पे काम करते हैं। आयुर्वेद का संप्राप्ति का क्या श्लोक है स्त्रोतो विमान्य में? अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणम ग्रंथोपि वा विमार्गनम चेति स्त्रोतसम दुष्टि लक्षणम। तो यहाँ पे संग हो रहा है, स्त्रोतो रोध हुआ है, रक्तवत स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे रक्त पाचक देते हैं, रस पाचक देते हैं। वो देने से क्या होगा? आम रसगत आम का पचन होगा। संग जो है वो ठीक हो जाएगा और अपने आप फिर प्लेटलेट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आम है वो सर्कुलेट होने नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम होती है।
और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। अभी हाँ, जितेंद्र, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरा एक पेशेंट था बहुत पहले सर, ये लॉकडाउन फर्स्ट की बात है सर। तो सर हाँ उसे कोई रक्त पित्त कहीं से ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी, और उसका प्लेटलेट काउंट जो है करीब 25,000 के आसपास रहता था लगातार। 25,000 हो गया, 30,000 हो गया। उसका SGPGI लखनऊ में सर बोन मैरो एस्पिरेशन हुआ था, तो वहाँ पर डायग्नोज हुआ था ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सर। तो सर मैंने उसके पेशेंट के, मेरे पास आया था, तो मैं तो जानता भी नहीं था उस समय, तो ना पंचकर्म सेंटर था मेरा। तो उस समय सर पेशेंट को मैंने 1 लाख तक प्लेटलेट पहुंचा दिए थे, लेकिन वो फिर डाउन हो जाते थे बार बार सर। तो सर मैंने जो दिया था उसमें ये तो ताप्यादि लवता, दीपन पाचन तो किया ही किया था, और सर ये क्या कहते हैं, ये माहिष गिरक और ये गिलोय के साथ उसमें क्या कहते हैं, उसमें पका कर वो दिया था पेशेंट को। और तिक्त चीर बस्ती उन्होंने कहा था घर पे लेने को, तो उन्होंने ली नहीं तिक्त चीर बस्ती की। तो सर ये पेशेंट को ब्लीडिंग भी कहीं से नहीं हो रही है, और उसका है ना, हिस्ट्री ये ब्लीडिंग नहीं हो रही है, थी। तो वो व्याधि हाँ, जो है वो पूरा स्थान संचय नहीं कर पाया है। वो जो संचय प्रकोप प्रसर जो अवस्थाएं होती है ना, उस अवस्थाओं में घूम रहा है वो व्याधि, स्थान संचय नहीं किया। तो हम ये नहीं बोल रहे कि रक्तपित्त हो ही गया पूरा, वो पूर्व रूपावस्था में हो सकता है, शुरुआत में हो सकता है, संचय प्रकोप प्रसर इसमें हो सकता है। तो चिकित्सा तो यही करना है हमें, बराबर है। लेकिन सर उसका स्टेबल नहीं रह रहा था। जैसे प्लेटलेट बढ़ते थे तो फिर डाउन भी हो जाते थे सर। समस्या ये आ रही थी सर उसमें। हाँ, तो ये जो बढ़ रहे थे कम हो रहे, ये भी जो है ये स्त्रोतरोधजन्य संप्राप्ति है। क्या है ना कि डॉक्टर लोग प्लेटलेट बढ़ाने के लिए वो सलाइन जैसा लगा देते हैं, प्लेटलेट चढ़ा देते हैं, तो लेकिन वो अग्नि मंद रहता है, वहां पे रक्त की धातु अग्नि मंद रहता है। सर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से दिया, जो थे बड़े थे उसके पेशेंट के, तो तिक्त चीर बस्ती वाला सर आप बता रहे हैं सर, ये दिया था मैंने उसमें। तो हाँ लेकिन उसने लिया नहीं था। जो ताप्यादि लौ और क्या कहते हैं जो घी था उसमें क्या कहते हैं पकाया हुआ सिद्ध किया हुआ गुड़ची सूरत में, हाँ तो उससे काफ़ी बड़े थे सर उसके प्लेटलेट काउंट। हाँ। लेकिन वही बढ़ जा रहे थे, घट जा रहे थे, बढ़ जा रहे, घट जा रहे थे। तो इसमें तो यही शायद रक्त गलती मैंने पित्त की है। रक्त पित्त को समझ के रक्त पित्त की सारी चिकित्सा करना चाहिए ना। पहले तो लंघन कराना चाहिए, खंड या वागु देना चाहिए, सड़ंग पानी में शुंठी निकाल के गुगुची डाल के देना चाहिए। ऐसे जब पूरा करेंगे तब ठीक होगा ना। सर इसमें बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा तब भी ऐसा होगा क्या? हाँ, तो बोन मैरो डिप्रेशन अगर हो रहा है तो वो भी तो रक्त अच्छा। पित्त ही है ना वहां पे। रक्त का हिमोपेटिक सिस्टम है वो अच्छा से नहीं कर रहा है, रक्त व स्रोतस की दूरी वहां पे। तो हमें वहां पे रक्त पाचक से बनाया हुआ घी देना है, रस पाचक से बनाया हुआ घी देना है, पांडु की चिकित्सा कभी करनी पड़ेगी। वो सब करेंगे तो हो जाता है। और टिकटक शीर बस्ती जो है पुरुष धरा कला पे काम करेगा, अस्थि धरा कला पे करेगा, तो बोन मैरो डिप्रेशन है वो ठीक ही हो जाएगा ना। तो रक्त मेद जो है ना वो ठीक करना है तो हमें बस्ती से ही करना पड़ेगा उसको, और लॉन्ग टाइम के लिए देना पड़ेगा। मतलब 1 आध साल ट्रीटमेंट दे सकता है। हाँ, ज्यादा दिन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसका ये हो रहा है एक दिन एक हफ्ते दवाई दिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये दुष्टि होने में बहुत साल लगते हैं। तो ठीक है, अभी क्या है कि आपने कभी सुना है बच्चा जो है वो 9 महीने होता है गर्भ में, तो अमेरिका में गए और कोई टेक्नोलॉजी से 2 महीने में बच्चा हो गया। कभी सुना है? 9 महीना तो लगेगा ही ना। एम्ब्रियोलॉजी में भी बताते हैं कि 9 महीना लगता है पूरा। तो वैसे ही हम चिकित्सक लोग हैं, पेशेंट जब बोलते हैं ना 2 महीना 3 महीना हो गया कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको बोलना चाहिए टाइम लगता है ये सब चीजों के लिए। और क्या है ना, पेशेंट को अगर हमने बोल दिया ना कि टाइम लगेगा, तो पेशेंट दिमाग में रख लेता है, तभी वो प्लानिंग करता है। अगर आप बोलेंगे कि हम 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। पेशेंट को पूरा माइंड सेट होना चाहिए कि टाइम लगता है आयुर्वेद में। और क्यों लगता है? क्योंकि संप्राप्ति भंग करना है, हमें स्त्रोतस को पूरा शुद्ध करना है, और स्त्रोतस को नया बनाना है, उसको टाइम लगता है। जी, आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे क्या बोलेंगे? कृपया सर सर आप बोलिए। नमस्कार, मेरा मैं लेट आया हूँ सर, आज पेशेंट थे सर। इसको हेलो। हम रक्तपित्त और वातरक इससे जोड़ के बात कर रहे ये हैं। सर इसका केवल थ्रोम्बोसिटोपेनिया को केवल रक्त पित्त सोच के ही चलना चाहिए, वात रक्त भी ये सर बिल्कुल आपकी सही है। जब भी ये तो सर ऊर्ध्व है, अधो है, तिर्यक है, कहीं भी चल सकता है। तो इसमें अगर ऊर्ध्व की तरफ जाता है तो लंघन आदि अपतर्पण करना चाहिए। और जब भी इसमें जो है अधोक रक्त पित्त में
जैसे उन्होंने और भी बोला है, इसमें तर्पण भी थोड़ा सा करना चाहिए, पहले तर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वक जो है थोड़ा सा खतरनाक होता है। और लंघन करने के बाद थोड़ा सा, और निकलने के बाद, थोड़ा सा निकलने के बाद फिर तर्पण भी करना चाहिए, और उसके पश्चात विरेचन देना चाहिए। और अधोग रक्तपित्त में शालपर्णी का जो है, क्वाथ का जो है उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने जो है अड़ूसा इन्होंने बोला है, मेन जो रक्तपित्त की औषध है अड़ूसा जो है, बासा शहद के साथ में, या उदम्बर का जो है आधे पके हुए फल का जो है पीस कर जो है कपड़े में छान कर जो है वो मतलब एक अबलेह बना लें शहद के साथ में। हाँ, और साथ में जो है ये इसमें अतुरुस्कादी क्वाथ है, बासा कषाय है, और ये घृत में जो है ये आपके ये जो उशिरादी चूर्ण भी बढ़िया काम करता है। और ये इसमें ये सुधा निधि रस भी काम करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है ब्लड की पित्त बढ़े होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिज्म मतलब प्लेटलेट के जो है कम होना शुरू हो जाती है। तो कुष्मांडा वाले और वासा घृत जो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था ये ऐसे पेशेंटों में जब भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का हुआ था। और दूरवा घृत का जो है मैंने इसका भी इफेक्ट बहुत बढ़िया देखा। इवन दूरवा सुरस का नस का भी ऊर्ध्व रक्तपित्त जैसे नाक से निकल रहा हो तो उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला था। शतावरी घृत भी इसमें इंडिकेटेड है, क्योंकि और वो जो अंग मर्द है, जैसे वो क्या कहते हैं ये चिरौंजी है और मुनक्का है, खजूर है, इसका क्वाथ जो है देने से भी बहुत बढ़िया होता है। प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ती है। अखरोट का सेवन उन्होंने बोला है, मतलब चिरौंजी, अखरोट, मुनक्का, खजूर, इसका कॉम्बिनेशन से प्लेटलेट अगर डाउन हो रही है, प्लेटलेट कम होना या रक्तपित्त होना कई चीजों में होता है। जैसे अभी मैंने आपका लेक्चर सुना नहीं है लेकिन मैं अपना ही बता दे रहा हूँ। जैसे आपका कई बार जो है ये डेंगू में तो बहुत तेजी से गिरती है, लेकिन टाइफाइड में भी बहुत तेजी से गिरती है। लीवर का जो है एक एंजाइम होता है थ्रोम्बो, वो उससे फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें गिरती है। थ्रोम्बिन करके होता है, थ्रोम्बिन करके एंजाइम होता है। थ्रोम्बो कुछ ऐसी सर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और थ्रोम्बिन तो जमाने के लिए होता है। नहीं वो लीवर से एक एंजाइम सीक्रेट होता है, हाँ, वो थ्रोम्बोसाइटोकाइनेज होता है। थ्रोम्बोसाइटोकिनेस। यस यस, मैं बिल्कुल सही बोला आपने। B12 की डिफिशियंसी भी बहुत बड़ा एक रीजन होता है इसमें। आयरन की, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी बहुत बड़ा रीजन होता है इसमें। और इसमें जो जब भी ल्यूकेमिया केसेस में भी, और क्या कहते हैं, कई बार ये होता है कि लीवर के एंजाइम, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल ना हो, या मतलब आपको पित्त सोच के चलना है और पित्त का स्थान यकृत पीला है तो फॉर्मेशन वहीं से होता है। तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा के चलना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट का भी रेस्पॉन्स आता है। B12 तो मैंने बोल ही दिया। और कई बार जो है इसमें, हाँ, इसमें लाक्षा चूर्ण का भी इंडिकेशन बहुत बढ़िया आता है कि लाक्षा और दाढ़ी मादी घृत भी जो है रक्त, मतलब हम लोग को रक्त पित्त, और जैसे आपने बोला सर बात रक्त, महातिक्तक घृत का भी रेस्पॉन्स होता है। मतलब अगर प्लेटलेट डाउन हो रही है तो प्लेटलेट नहीं सोचना चाहिए हम लोग को, पित्त की द्रवता, उष्णता, तीक्ष्णता बढ़ना ही सोचना चाहिए। और वो चाहे वो ऊर्ध्व की तरफ जा रहा है तो वो ऊर्ध्व के लिए अलग चिकित्सा, अधोग के लिए अलग चिकित्सा, इस तरीके से। और सबसे पहले एक ही लाइन उन्होंने बोली, रक्त पित्तम, तो उसके मार्ग का अवरोध करना है, मतलब विलोम करना है। रक्त पित्तम क्या सर कुछ ऐसे है ना कि अगर ऊर्ध्व है प्रतिमार्गम च तो विद्यते, प्रतिमार्गम च विद्यते, प्रतिमार्गम डायरेक्शन। को विरुद्ध करना है, बस उसको करके चिकित्सा करनी चाहिए। राइट सर जी। तो इसके लिए हम लोग ना बहुत सारे द्रव्य हैं। और अगर आप वातरक्त देखते हैं, वातरक्त के भी यही हेतु है सब। वात का प्रकोप होता है इसमें, रक्त पित्त के, लेकिन तो कॉमन है। जैसे लवण का सेवन ज्यादा कर रहे हैं वातरक्त, अम्ल का कर रहे हैं, कटु का कर रहे हैं, क्षार का, स्निग्ध का, उष्ण पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। अजीर्णावस्था में भी आहार ले रहे हैं, सड़ा हुआ या शुष्क मांस ले रहे हैं, और आनुप मांस ले रहे हैं, जलज मांस ले रहे हैं, मूली का शाक ले रहे हैं, ले रहे हैं,
दही ले रहे हैं, कांजी ले रहे हैं, सब यही सब है। फिर उसमें वात प्रकोपक भी हेतु का सेवन होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा वेग भी धारण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, उसमें वात का प्रकोपक ज्यादा हो रहा है, या वेगों को उदीरण जबरदस्ती निकाल रहे हैं। फिर विरुद्धासन, अध्ययन, क्रोध, दिवास्वाप, रात्रि जागरण, ये अति प्रवास, तैरना, मतलब स्विमिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, या फिर जर्नी कर रहे हैं, पैर खड़े होके बहुत ज्यादा देर तक रह रहे हैं, अत्यंत रुक्ष चीजें खा रहे हैं, कषाय, कटु, तिक्त रस खा रहे हैं, अति संक्रमण, अभिघात हो गया है, चोट लग गया है, तो जहां चोट लगे वहां खून जम गया, ऐसा भी होता है। चिकित्सा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कॉमन रहती है इसमें। बातरक में हम बस्ती और ये सबसे वायु की चिकित्सा करते हैं। शमन औषधियों में अगर देखें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कुछ कुछ दवाइयां फॉर्मुलेशन से दे सकते हैं, जैसे गुडुचि सत्व दें, ये फिर प्रवाल पंचामृत को हम लोग गुलकंद और औदुंबरावले या फिर आंवले का मुरब्बा के साथ दें, गुडुचि सत्व दें, आरोग्यवर्धिनी वटी दें, रक्तपाचक, रसपाचक मैंने बताया वो दें, ताप्यादि लौह दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म है, वासा गुडुच्यादि कषाय है, वासादि कषाय है, नेक्रोदादि कषाय है, तिक्तक कषाय है, महातिक्तक कषाय है, सप्त छद सप्तपर्ण का कषाय है, शतावरी का कषाय है, कुशीरादि कषाय है। और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो लाक्षा का अगर हम दूध के साथ सेवन करें, लाक्षा चूर्ण का, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शतावरी अवलेहम, वासा अवलेहम, ताड़ी मधिघृत, महातिक्तक घृत दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मृदु संशोधन करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जो बोधि तत्व जो है, पीपल का जो पंचांग है, पीपल वृक्ष का, उसका काढ़ा दें। पंचवल्कल क्वाथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से कैशोर गुग्गुल दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और क्या दे तो इसमें हम लोग अगर जैसे उंगलियों में रक्त जमा हो गया है तो कोकिलाक्ष का लेप करें, बहुत अच्छा फायदा होगा। तेल में शतावरी, कुष्ठ, बला, यष्टि मधु, गुडुचि सिद्ध तेल का मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। गुडुचि आदि तेल है, पद्म का आदि तेल है, इसका बस्ती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। औषधि द्रव्यों में रक्त, पित्त और वातरक दोनों की कॉमन दवाइयां निकाला तो गुडुचि है, सारिवा है, मंजिष्ठा है, परपटक है, तो परपटक का आदि क्वाथ आता है मार्केट में, उसका प्रयोग करें। नीम है, निर्गुंडी है, शतावरी है, दशमूल है। जीवनीय गण के द्रव्य जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुद्रपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टमधु। जीवनीय गण के द्रव्य रक्त धातु को अच्छा करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं। फिर एरंड है, त्रिफला है, रातना है। फिर रक्त की दुष्टि को ठीक करना है तो हमें वातरक जैसी अगर संप्राप्ति जा रही है तो हमें दूषित रक्त निकालना बहुत जरूरी है, तो चीरा मोक्षण करें या फिर जलौका लगाएं। उसी तरह से हम गुडुचि आदि क्वाथ, गुडुचि चूर्ण, गुडुचि सत्व, अमृतादि घृत, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, अमृतारिष्ट, ऐसे गुडुचि के कल्पों का प्रयोग करें। कोकिलाक्ष और मीठा सुरांजन का प्रयोग करें। और चंदनासव, उशिरासव, सारिवाद्यासव, महामंजिष्टादि क्वाथ, मौक्तिक, कामदुधा, प्रवाल, कमल, उशीर, चंदन, नागकेशर, ये तिक्तघृत, महातिक्तघृत, ये सब व्याधि प्रतिनिक के रूप में प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तिक्तक क्षीर बस्ती तो बहुत अच्छा काम करेगा। अभी आप लोग कुछ बताइए, सक्सेना सर, शशि मैडम, गंगवार सर, कुछ बोलिए। इसमें सर देखिए जो बिल्कुल मतलब ये जो है इसमें मुनक्का, मुलेठी, गंभार और चीनी मिली हुई विरेचक औषधियां और इस्तेमाल करनी चाहिए, मतलब। और पिंड खजूर बोला है उन्होंने कि पिंड खजूर और मुनक्का, मुलेठी और फालसा, मतलब जो भी पित्त शामक जो है के साथ सिद्ध किया हुआ जल में शक्कर, मतलब जब भी पित्त की यादी आई है तो उन्होंने कहा शक्कर जरूर मिलाई उन्होंने हर बार। ऐसे करने से ऐसा करने से जो है और जब भी जो है इसमें मेनली तो उन्होंने वासा, टूसा, अड़ूसा मेनली बोला है। और क्या कहते हैं ये थोड़ा सा सर मेरा पेशेंट का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा आप करिए। हाँ, और इसमें चंद्रकला रस जो है बहुत अच्छा काम करता है। चंद्रकला रस के साथ में हम लोग पद्मकादि गण है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमें ना दूध का सेवन करें, दीपन पाचन करके, तो कि सिद्ध दूध है, क्षीर पाक, जैसे वासा क्षीर पाक दें, या फिर शतावरी क्षीर पाक दें, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का क्षीर पाक दे, घृत कल्पना दे, दीपन पाचन करके तो बहुत अच्छा फायदा होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। तिक्तक क्षीर बस्ती है, गुडुचि सिद्ध घृत है,
रुचि सिद्ध दूध है, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, और आप अगर ये जैसे गंगवार सर बोले कि रक्त पित्त जैसा आया नहीं था उसको, तो वो स्थान संशय नहीं हुआ था, लेकिन उस तरफ ही जाता है। ज्वर से रक्त पित्त, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। सर सबने बहुत अच्छा बताया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो रक्तपिता का निदान में कि घर्म व्यायाम शोकाब्द बेबाई अतिसेवितई तीक्ष्ण उष्ण क्षार लवणई अम्लई कटुभिरे वच पीतं विदग्धम स्वगुणै विदग्ध त्यासु शोणितम ततः प्रवर्तते रक्तम ऊर्ध्वम अर्धम द्विधा पिबा। जो आपने बहुत अच्छी बता दिया सर कि ज्वर के बाद ही रक्तपित होता है, इसीलिए कि हमारा शरीर का जो उष्ण होता है वो उष्ण गुण रक्त से ज्यादा मिल जाता है, तो ऊर्ध्व और अधक में वो उनका प्रवृत्ति होता है ऑटोमेटिक। और वो मॉडर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की पेनिया डिजीज कहीं कहीं रोग से जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, या कभी कभी मलेरिया से या कोई कोई डिजीज से भी जो प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, तब ही इस प्रकार का व्याधि होता है। तो हम भी आयुर्वेद के हिसाब से भी दिखे तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर हम बोलेंगे कि विटामिन B12 है, जो वो ग्रहणी में भी कोई भी दोष होता है तो भी वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, तो उनको हीमोग्लोबिन बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें भी जो शरीर का उष्णा जो आम बढ़ जाने से जो जठराग्नि आपने पढ़ाया था 3 दिन के पूर्व से कि जठराग्नि का दुर्बल होने से भी रक्तपित्त का भी होना की भी बहुत संभावना था है सर। और वो जो भी बताया गया है कि रक्त का जो पंचमहाभूत का गुण है विश्रता द्रवता रागम लघुता स्पंदनम तथा भूम्यादिना गुण है तो दृश्यते चात श्रोणित। जब रक्त में राग गुण बढ़ जाता है, जो पित्त विदग्ध होकर रक्त में ज्यादा मिल जाता है, तो वो भी रक्तपित्त होने का ज्यादा संभावना है। बहुत अच्छा दवाई सबने बताया, सब पित्त शामक दवाई होता है सर। इसमें तो आपने अभी अभी बताया चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है, जो भी अरविंद सर ने भी बता रहे थे, जो ध्रुवादिघृत बासा कषाय ये सब और बोलबद्ध रस ये सब बहुत भी अच्छा काम करता है। इस तरह रक्तपित्त सर होता है। और वो जब अधक में हमको वामन और ऊर्ध्व में विरेचन भी करना चाहिए। जो ध्रुवादि स्वरस भी बहुत अच्छा ये हेमोस्टैटिक है और भी बहुत भी अच्छा काम करता है। कभी कभी सड़ंग पानीय भी ये रक्तपित्त सामग्री भी होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह सब दवाइयां रक्तपित्त में। और जो आपने बताया रक्त को शोधन करने वाला रक्त पाचक भी हमको देना चाहिए। और जो व्याधि होता है जो डेंगू होता है उनको हमको ठीक करना भी चाहिए। इतना ही बोलूंगा सर, थैंक यू सर। और उसमें अगध द्रव्य देते हैं हम लोग, क्योंकि वो विषजन्य है, कीटक विषजन्य है, तो चंपकादि अगध देते हैं। डेंगू फीवर अगर हुआ, चिकनगुनिया हुआ था। और दूसरा बात है कि इसमें विहार क्या करें। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या और शरद ऋतुचर्या जो है कि ठंडे में रखना है, मन को प्रसन्न करना है, क्रोध को शांत करना है, और अच्छे मित्रों के साथ ये जो करना है, तो वो जो ऋतुचर्या बताइए ना, उसका पालन करने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जल्दी ठीक हो जाता है। प्लेटलेट लगा रहे हैं, सलाइन लगा रहे हैं और अग्नि मंद है, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो फिर बार बार कम हो जाएगा, क्योंकि स्त्रोतरोदय आम है, तो वहां पे लंघन कराना जरूरी होता है। प्लेटलेट चढ़ाना ही चिकित्सा नहीं है, वहां पे अग्नि को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, और किसी को कुछ बताना है बताइए। शशि मैडम, आप कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर शशि मैडम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सबने अच्छा बता दिया, आपने भी बढ़िया बता दिया। और रक्तपित्त के हिसाब से चिकित्सा करनी है, वही अग्नि का है। अभी ऐसे सच मतलब इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास डायरेक्ट में कम आए हैं, डायरेक्ट में ज्यादा देखे हैं। तो डायरेक्ट वाले अनुभव होते तो सर मैं बताती। जी सर, थैंक यू अभी सर। तनिका मैडम आएंगी, वो बताएंगी। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे। जब लो प्लेटलेट होता है तो क्या देते हैं डॉक्टर हरिहर सर। आपने तो बहुत सारे एलोपैथी के पेशेंट देखे होंगे, एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेने आने वाले। डेंगू जी फीवर सर। हो गया, प्लेटलेट कम हो गया, क्या देते हैं आप। ये सर इसमें वास
स्वरस का यूज करता हूँ, पपीता का स्वरस का और गिलोय स्वरस। अच्छा, तो कितना दिन में फायदा हो जाता है सर? और एक हफ्ते में तो अच्छा हो जाता है। सुदर्शन घनवटी, फिर अपनी ये गिलोय घनवटी, अमृता गूगल, अमृता रेस्ट, सब देने से बहुत बढ़िया फायदा होता बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। है। और भूख और भी कोई अच्छी लगती है पेशेंट को, और जल्दी खाने पीने लग जाता है। हाँ, तो आप गुड़ुची देंगे तो दीपन पाचन करता ही है ना? हाँ। जी। और डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? डॉक्टर गंगवार सर, भोसले सर, मंजूनाथ जी, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। तो अभी 8 बज गए, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 1 घंटे का ब्रेक, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी को।